बिहार में मतदान खत्म हो गया है। 243 सीटों के लिए 2 चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में ही 65.08% वोटिंग हुई, जो अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा लगा कि मतदान में दूसरे चरण ने पहले चरण से कंपटीशन किया। और दूसरे चरण में अब तक के अंतिम आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन दूसरे फेज में 5 बजे शाम तक 67.14% मतदान हो चुका है। ये अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग है बिहार के चुनाव में। और इस मतदान से पहले और एक बहुत ही तकनीकी तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से न्यूज़ 18 ने खुद इस बार पोल किया है। एग्जिट पोल किया कि आखिर रुझान क्या कह रहे हैं, बाजी किधर पलटेगी। तो उस एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखा दो, जो बेहद दिलचस्प नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद अपने मेहमानों के पास आपको ले चलूंगा। तो पहले आइए एक बार एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। बड़े पिक्चर क्या कहते हैं एग्जिट पोल को, वो देखते हैं, फिर मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो 243 सीटों में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महागठबंधन को, जो आरजेडी प्लस आप लिखा हुआ दिख रहे हैं, इस पर 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। जेएसपी, जो जन स्वराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसको या तो कोई सीटें नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो भी बहुत से ज्यादा 5 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में यह कहा जा रहा है। अदर्स में 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान यहां पे जताया जा रहा है। ये रही बात मोटे मोटे पिक्चर। अब आपको अंदर चल के देखते हैं गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पे मिल रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें एनडीए को, जिसको 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जी हां, 55 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एनडीए में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। एलजेपी, रामविलास पार्टी, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उनको 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जो कि एनडीए के प्रमुख घटक दल माने जाते रहे हैं। हमको या तो कोई सीटें नहीं मिलेंगी तो अधिकतम 5 सीटें मिलेंगी, यानी 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। आरएलएम को भी 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो ये रहा एनडीए के घटक दलों के किसको कितने सीटें मिल सकती हैं। अब आपको दिखाते हैं महागठबंधन का क्या हाल है। महागठबंधन, जो आरजेडी प्लस है, महागठबंधन को सभी दलों को मिला दिया जाए तो 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। जी हां, 85 से 95 सीटें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आरजेडी को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़े, 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। सीपीआई एमएल, उसको 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सीपीएम 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। सीपीआई को भी 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, और वीआईपी को भी 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो यहाँ भी आरजेडी प्लस में, यानी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आरजेडी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। ये सारे जो आंकड़े हैं, ये क्या कहते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, और इन नतीजों के पीछे आखिर क्या असली वजह, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी, जेडीयू के प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब, जो हमारे साथ सब सारे चेहरे दिखेंगे, लेकिन अब तक जो हमारे चेहरे जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी, जिज्ञासु जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे करना चाहूंगा। एग्जिट पोल आपने सुन लिया, आपके अनुमान के मुताबिक है ये? लक्ष्मण जी, मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोच्च होती है। वही राय बार बार अगर एक ही तरफ जा रही है तो लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं। बिहार को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, प्रगति चाहिए, और इसलिए बिहार की जनता को मैं जनता के चरणों में सर झुकाकर कह रहा हूँ कि जनता आशीर्वाद दे रही है हमें। हम झोली फैलाकर खड़े हैं। जो काम किया, जो मेहनताना किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी और नीतीश कुमार के सुशासन का संगम, जो एनडीए को लगातार प्रो इनकम्बेंसी की तरफ ले जा रहा है। और लगभग हर एग्जिट पोल ही हमें ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, सीटों की संख्या का कुछ अंतर हो सकता है। तो हम जो भी जनता आशीर्वाद देगी, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जनता स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, ज्यादा से ज्यादा सुशासन की सरकार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें वोट देगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद के तौर पे हमें देगी। और ऐसा हम पहले से भी कह रहे थे, क्योंकि हम लोग जनता के लोग हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं। 24 घंटा 365 दिन अहरनी सेवा में, जनता की सेवा में तिल तिल क्षण क्षण पल पल स्वयं को होम कर रहे होते हैं। तो हमें पता था
अब सभी ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं। माताओं बहनों का विशेष आशीर्वाद मिला है, देश प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है और बिहार जिस प्रगति के राह पर, जिस विकास की गति को पकड़ चुका है, वो लौटना नहीं चाहता है उन दिनों की तरफ, उन जंगल राज की तरफ, जो हम लोग लगातार कह रहे थे। इसलिए जनता अब क्लियर मैंडेट दे रही है। इसमें ये कोई गिरी साहब, वहापों की आप स्थिति जनता नहीं है के जो बिहार मैंडेट को विकास। सम्मान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि एग्जिट पोल का भी आप सम्मान कर रहे हैं, एग्जिट पोल के को भी आप स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं जयंत जिज्ञासु जी। हिमांशु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जयंत जी से रिएक्शन लूँ। जयंत जी, एग्जिट पोल क्या कहेंगे आप? नहीं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये सब कुछ इस तरह की चीजों को समझने वाले, कौशल रखने वाले लोगों का अपना एक प्रदर्शन है, लेकिन इसके ठीक उलट परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि बिहार में जो पिछले 17 वर्षों से कुशासन, कुव्यवस्था, अराजकता, लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती के मामले बढ़े हैं, उसके खिलाफ एक विद्रोह के रूप में लोगों का ये एक ऐतिहासिक टर्नआउट देखने को मिला है। तो मैं तो एक प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं आप कि आपने खुद भी कुछ तकनीक, कुछ विश्लेषण किया है। नहीं, हम तो जो जनता की भावना है उसी की तर्जुमानी आपके सामने कर रहे हैं, और जो एक अनुगुंज सुनाई पड़ी है हमारे वायदों के पक्ष में लोगों का आना, चाहे प्रति परिवार कम से कम एक सरकारी नौकरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य देना किसानों को, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, महिलाओं के जीवन में स्वावलंबन हो, स्वाभिमान हो, आत्मसम्मान हो, स्वायत्तता भरा जीवन वो जी सकें, इसके लिए जो हमने एक मुश्त 30,000 रुपये, 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मकर संक्रांति के दिन देने का वायदा किया, उससे लोगों को ये लगा कि जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं गठबंधन के सर्वमान्य नेता के तौर पर, वो करके दिखाएंगे, और इसीलिए लोगों का एक स्वाभाविक समर्थन हमारे पक्ष में उमड़ा है। तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं 14 नवंबर को। जो नतीजे आएंगे चचा नेहरू जी की जयंती पर, तो बिहार भी नवनिर्माण की ओर प्रस्थान करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अनेक बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। 2015 में कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए, और फील गुड और इंडिया शाइनिंग भी इसी देश में देखने को मिल रहा था। किसी को ये कानो कान भनक नहीं थी कि अटल बिहारी जी जा रहे हैं, मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं। तो इसलिए हम 1990 में, 1995 में, 2000 में, फरवरी 2005 में, हम 2015 में और 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, चाहे जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल, उभर कर आए थे। इस बार भी हम सबसे बड़ी पार्टी तो बनेंगे ही। हमारा गठबंधन एक स्पष्ट क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगा। हमको तो 122 चाहिए एमएलए, और वो जनता हमको देने जा रही है। हमने कभी 225 नहीं कहा, अनर्गल किस्म की दावेदारी। फिर हमने कभी अमित शाह जी की तरह अपनी पोजीशन को रिवाइज नहीं किया अपने दावे को कि नहीं 165। हम हमेशा से कहते रहे कि हमको एक सामान्य स्पष्ट बहुमत की सरकार बनानी है, और जनता के हक में लोक कल्याणकारी राज्य की जो पूरी संकल्पना है उसको हमको मजबूती प्रदान करनी है, उस अवधारणा को। और हम सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को। लोगों ने हमको इसी आधार पर एक जनादेश देने का मन बनाया, और वोट चोरों को गद्दी से उतारने का एक फैसला सुनाएगी जनता। ठीक है जयंत जिज्ञासु जी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना और महागठबंधन का जीतना दोनों अलग अलग चीजें होंगी। अभी भी आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थे, लेकिन सरकार में नहीं थे, और एग्जिट पोल में भी आप सबसे बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन उसके नजदीक आप जरूर दिख रहे हैं। जो एग्जिट पोल में आपके अपने आंकड़े हैं वो 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन पूरा जब महागठबंधन के आंकड़ों में आते हैं तो वो नंबर काफी ज्यादा कम हो जाता है। उस पर मैं डिटेल में विश्लेषण करूंगा आपके साथ। हिमांशु कुमार सिंह साहब हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। हिमांशु जी, आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि भाई हम 14 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी वाले हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो 14 तारीख को ईवीएम पे दोष देने वाले हैं, चुनाव आयोग पे दोष देने वाले हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सत्ता में आने वाले नहीं है। तो इन्होंने पहले से ही रणनीति बनाना स्टार्ट कर दिया इसको लेके। अब शुरू से ही देखिएगा तो राहुल जी हैं कितने सीरियस थे। एसआईआर का मुद्दा उठा के 58 दिन के लिए गायब हो जाते हैं बिहार से। जब आते हैं तो वही ईवीएम वाली राग और चुनाव आयोग पे आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा देखिएगा, जब तेजस्वी जी से पूछा जाता है कि आप नौकरी कैसे दीजिएगा, बहुत सारे चैनल पे गए, वहां पूछा गया, एक भी जवाब उनसे नहीं निकल पाया। एक भी उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई विजन नहीं था इसको लेके।
और दूसरी बात जो रही सही कसर होती है, जो आरजेडी के समर्थक हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता, उन्होंने कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से जंगल राज की जो लेगेसी थी उसको वो लोग दिखाना स्टार्ट कर दिए, जिससे जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, महिला है, इसमें ये मैसेज किया कि फिर से अगर ये आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगी। तो इसको लेके ये क्लियर मैसेज गया जनता के बीच में, जिसके कारण आपको ये इतने बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आए, वोट दिए। 2005 के बाद ही आप देखिएगा कि संख्या हमेशा बढ़ती रही है, वोटिंग टर्नआउट की संख्या लगातार बढ़ती रही है। इस बार रिकॉर्ड हुआ है। हमने चुनाव में पूरी तरह सकारात्मक राजनीति करते हुए अपने 20 साल के कार्यों के आधार पे हमने गया। हमने सड़क, बिजली, पानी जो हमने प्रत्येक घर तक पहुंचाई, उसके आधार पे हम गए। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने का काम किया, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलित, दलित, सबका सम्मान किया, इसके आधार पे हम लोग गए थे। लेकिन हमने साथ में हमने पूरी 5 पांडव जो थे, हम लोग बिल्कुल एकजुट होकर गए। जनता के बीच में मैसेज गया कि जो एनडीए की सरकार है, इसी के नेतृत्व में जो भी उनका विकास हुआ है उसका अस्थायी रूप से वो निरंतर चलते रहेगा। आप देखिएगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी ये लोग नहीं कर पाए। तो और साथ में जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में इनको घोषणा हुई, तो वो किस तरह से हुई इसको भी जनता देख रही थी कि ये इसमें तो राहुल जी की सहमति थी न किसी की थी, ये जबरदस्ती सीट घोषणा करवाया गया। तो ये जनता में डायरेक्ट ये मैसेज गया, ये सिग्नल गया कि उनके लिए जो सरोकार रखती है, जनता के मुद्दों से जो सरकार रखती है, वो एनडीए सरकार ही रखती है। और नीतीश जी के नेतृत्व में ही विकास की निरंतरता अंदर जाकर जा सकती है। हाँ हिमांशु जी, इस पर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे डिटेल में आकर के। इस बीच अवधेश कुमार जी और हमारे साथ अभय दुबे साहब जुड़ चुके हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आप लोगों के पास वापस आऊंगा। अवधेश जी, इस पूरे जो सर्वे एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा जो एग्जिट पोल बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी दिखा रहा है एनडीए को? देखिए, बिहार में अगर आप थोड़े दिन भी आप भी गए थे छठ पर्व में, और सब लोगों ने महसूस किया था कि लोगों के अंदर एक निरंतरता का भाव था। तो लोगों के अंदर एक निरंतरता का, मैं स्वयं जाता था तब, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ज्यादा समय रहा और चुनाव की दृष्टि से काफी घूमा, बहुत सारे क्षेत्रों में गया, काफी लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की। तो मैंने उसी समय बता दिया था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सरकार के विरुद्ध में कहीं वातावरण नहीं है। कैंडिडेट्स को लेके कुछ जगह असंतोष है, स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे होते हैं, राज्य के स्तर पर भी मुद्दे थे कि क्राइम थोड़ा बढ़ गया है, ये थोड़ी समस्या है, ये सारी बातें थी। लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा असंतोष या सरकार को हटाना है ये भाव कहीं था नहीं। यहां तक कि जो महागठबंधन है, हालांकि महागठबंधन वो तब था जब नीतीश जी उधर आए थे, जब नीतीश जी दूसरी ओर आ गए तो वो भी एक गठबंधन है, महागठबंधन नहीं है, और वो लालू जी ने नाम दे दिया था। तो महागठबंधन के भी वोटर नीतीश कुमार को लेकर सहानुभूति रखते थे कि नहीं, उन्होंने काम ठीक ठाक किया है। तो इस वातावरण में विपक्ष का जीतना वो तो कोई कारण था ही नहीं कि किस कारण से विपक्ष जीत जाएगा। आपके पूरा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और आपका मुद्दा अगर यह है कि चुनाव के बाद भाजपा इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इनको हटा देगी, आप नीतीश कुमार पर ही अटैक नहीं कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में कौन खड़ा होगा? तो इसीलिए ये जो चुनाव था एक निरंतरता का, विकास का, सुरक्षा का, उसमें हिंदुत्व का एक बड़ा पार्ट था, और ये सब मिला करके ये अभी हमारे पास जो एग्जिट पोल है वो परिणाम में बदलता है, जो कि मुझे लगता है कि परिणाम में बदलेगा। क्योंकि इधर जो समस्या थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर, वो एक समस्या थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को लेकर उनकी अपनी पार्टी में असंतोष था, वहां के जो सीनियर वर्कर्स थे वो थोड़ा असंतोष थे। लेकिन अगर कुछ नेता असंतुष्ट होते हैं तो उससे जनता प्रभावित होकर वोट नहीं दे, ऐसा कम होता है। दूसरा था कि एलजेपी को 29 सीटें दे देने से लेकर थोड़ी समस्या जेडीयू को भी थी, बीजेपी को भी थी, हम और रालोबा तीनों को थी कि भाई इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, वो एक प्रॉब्लम इनके यहां थी। लेकिन जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आप देखते तो मुझे किसी एक सीट पर भी कहीं आपस का कोई मतभेद दिखाई नहीं देता था, लगता था कि दोनों एकाकार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इतने लंबे समय का जो गठबंधन है वो जमीन पर दिखाई दे रहा था। और पिछली बार का जो परिणाम था वो सब जानते हैं
कि जब एलजेपीआर यानी चिराग पासवान ने विद्रोह करके 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5.66% मत पाए थे, और उसमें उन्होंने 33 सीटों पर जनता दल यू को सीधे हरा दिया था। तो इस कारण से वो चुनाव परिणाम आया और उन जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी जीती थी। आरजेडी ये ध्यान रखना चाहिए कि आरजेडी 2005 फरवरी चुनाव हारी, 2005 अक्टूबर नवंबर चुनाव हारी, 2009 लोकसभा बुरी तरह हारी, 2010 में तो पूरा परिवार हार गया, 22 सीटें और 18% वोट तक सीमित हो गए, 2014 में हार गए थे। तो 2015 में उनकी पार्टी वापस तभी आई है जो नीतीश कुमार के साथ गए हैं। तो इस आधार के देखते हुए बिहार के अंदर अभी फिर से वो राज्य आ गया है, और जंगल राज का जो मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से बनाया, नीतीश जी ने भी इसको बनाना शुरू किया कि 6 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे, वो उसका असर देखा गया था। ये इंटरेस्टिंग चीज है। एक चीज जो आपने कही अवधेश जी, वो इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जो गठबंधन में गठजोड़ एनडीए की तरफ देखने को मिला, वो गठजोड़ महागठबंधन की तरफ शायद उतना जमीन पर नहीं दिखा। और ये एक क्या बड़ी वजह हो सकती है अभय दुबे सर? देखिए, मेरी जब मैं जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल्स को देख रहा था, तो वो तो मेरी जो समझ है उसके बिल्कुल विपरीत है एग्जिट पोल। वो कोई बात नहीं, उन्हें पूरा अधिकार है, उनकी कोई विधि होगी, कोई पद्धति होगी, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो अपना काम करें। चुनाव परिणाम आएंगे 14 तारीख को। मेरी समझ ये बनी है बिहार का चुनाव देखने से कि बिहार में जो भी सरकार बनाएगा वो थोड़े अंतराल से सरकार बनाएगा, क्योंकि वहां पे चुनाव में काफी टक्कर है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरफा चुनाव हो रहा हो। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ जीतता है, एनडीए जीतता है, पिछली बार भी जीता था, उसने सरकार बनाई थी, थोड़े अंतराल से सरकार बनाई थी। इस बार भी थोड़े अंतराल से सरकार बनेगी, चाहे उनकी सरकार बने चाहे इनकी सरकार बने। अच्छा, महागठबंधन की सरकार कैसे थोड़े अंतराल वाला, थोड़े अंतराल वाला समझा नहीं मैंने, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मेरा कहना है कि दोनों के बीच में सीटों का फर्क कम होगा काफी, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, एक तरफा चुनाव नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनेगी, ये भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, ये मतदाताओं का विशेषाधिकार है, वो 14 नवंबर को सामने आएगा। अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछली बार तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार बनी ही थी। अगर पिछले बार जिस तरह वोटिंग हुई थी इस बार भी उसी तरीके से वोटिंग होगी तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। ये हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन करें। पिछली बार उनका प्रदर्शन बहुत खराब हुआ था और भाजपा का बहुत अच्छा रहा था। इस बार नीतीश कुमार का प्रदर्शन और आगे बढ़ सकता है और भाजपा का थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, वो केवल एक ही शर्त पे जीत सकते हैं चुनाव, एक ही शर्त पे सरकार बना सकते हैं कि कुछ अति पिछड़ा वोट उनकी तरफ जाए और उनका जो मुसलमान यादव गठजोड़ है उसमें थोड़ा प्लस प्लस हो। अगर ये नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कोशिश की है इस बार, पिछली बार तो कोशिश भी नहीं की थी। इस बार वो सहनी को साथ में लाए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने वायदा किया है, कुछ कोशिश जरूर की है, उन्होंने कुछ पिछड़ा सम्मेलन किए हैं, कुछ उनके पास एक सामाजिक रणनीति दिखाई पड़ती है। वो कमजोर है कि मजबूत है, प्रभावी होगी कि नहीं होगी ये अलग बात है। पिछले चुनाव से महागठबंधन की रणनीति में फर्क यही है कि इस बार उनके पास एक सोशल स्ट्रेटजी है जो पिछली बार नहीं थी। ये सोशल स्ट्रेटजी जो पिछली बार नहीं थी, लेकिन आपने एक बात जो कही अभय दुबे साहब और जयंत जिज्ञासु जी भी सवाल उठाए एग्जिट पोल के ऊपर, तो मैं चाहता हूं सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया का एग्जिट पोल नहीं, बाकी एग्जिट पोल को भी दिखा दूं। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं बाकी एग्जिट पोल। मैट्रिज का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रहा है, आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दे रहा है, जन स्वराज पार्टी को या तो कोई सीट नहीं मिलेगी तो 2 सीटें मिलेगी, अदर्स को 2 से 8 सीटें दे रहा है। जेडब्ल्यूसी की जो पोल है उसमें एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, जन स्वराज पार्टी को 0 से 1 और अदर्स को 3 से 6 सीटें दे रहा है। चाणक्य स्टार्ट का जो पोल है वो थोड़ा सा कम सीटें दे रहा है एनडीए को, लेकिन फिर भी बहुमत एनडीए के पक्ष में है, वो है 130 से 138 सीटें दे रहा है एनडीए को। आरजेडी को एक यानी महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दे रहा है। जन स्वराज पार्टी को इसने कोई सीटें नहीं दी है चाणक्य ने, अदर्स को 3 से 5 सीटें दी हैं।
पीपुल्स इनसाइड 133 से 148 सीटें एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दे रहा है और जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें दे रहा है, अदर्स को 3 से 6। और पी मार्क एक सर्वे है जो 142 से 162 सीटें दे रहा है एनडीए को, महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दे रहा है, जन स्वराज पार्टी को 1 से 4 सीटें दे रहा है, अदर्स को 0 से 3 सीटें दे रहा है। जैन जिज्ञासु जी, मैं आपके पास पहला सवाल लेकर आऊंगा। एक पोल गलत हो सकता है, 2 पोल गलत हो सकता है, एक तरफ से सारे पोल जो है महागठबंधन को कम सीटें दे रहा है। हो सकता है कि आपकी अपनी पार्टी आरजेडी की पार्टी को बेहतर नंबर आए या फिर ठीक ठाक नंबर आ जाए, लेकिन सीटों के बंटवारे में जो खींचतान दिखी, एजेंडा को लेके जो तालमेल नहीं दिखा, वो आपको लगता है कि एक कमजोर कड़ी थी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो घटक दल होते हैं किसी गठबंधन में, वो चाहते हैं कि हम अधिकतम सीटों पर लड़ सकें, इसका मौका मिले, और इसलिए वो लोग डायलॉग, डेलिबरेशन, डिसेंट, सब तरह की बातें करते हैं और एक समझदारी पर पहुंचते हैं। हमारे गठबंधन में भी ये हुआ। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि आज की तारीख में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। उनकी मुलाकात जाके करवा दी वहां अमित शाह जी से और उनके सुर बदल गए। तो ये किसी तानाशाही व्यवस्था में तो हो सकता है कि अपने घटक दलों को पूरी तरह से खामोश कर दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो इस सारे डेमोक्रेटिक जो एक नॉर्म्स हैं उसका प्रैक्टिस हुआ। दूसरा कि एजेंडे में कहीं कोई जब ज्यादा हो जाता है मत भिन्नता नहीं थी। डेमोक्रेसी जब ज्यादा होता है तो फिर वो भीड़ तंत्र में हो जाता है। 5-5 सीटों पे जहां ऐसी टफ फाइट हो, वहां 5-5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट आप कर रहे हैं, ये तो नुकसान है। हाँ, अंत तक हमारी ये कोशिश रही कि हम अपने सहयोगी दलों को, या अपने भी कहीं अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो उनको हम मना सकें और कई जगह पर हम कामयाब रहे। हाँ, इसको ये ऐसा नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन 2000 ईस्वी का चुनाव भी आपको याद होगा, एनडीए के अंदर जनता दल शरद यादव नीत और भारतीय जनता पार्टी, शायद बंगारू लक्ष्मण या कोई थे अध्यक्ष, और जो समता पार्टी के जॉर्ज साहब, ये 3 दल गठबंधन में लड़ रहे थे, लेकिन कई जगह इन तीनों के बीच दोस्ताना संघर्ष हुआ था। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन एकदम मैं आपसे सहमति रखता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आती तो ज्यादा ठीक होता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपके जरिए मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जितने पोलिंग एजेंट हैं, जितने हमारे समर्थक हैं गठबंधन के, और जितने हमारे शुभचिंतक हैं, उनको हमने स्पष्ट ये बात कह दी है इस एग्जिट पोल के आने के बाद। जो आप कह रहे हैं कि कोई एक गलत हो सकता है, सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और हमारे लोग ढीले पड़ जाएं और पदाधिकारियों को एक सिग्नल दिया जा सके कि नहीं भाई, आपको हमारे पक्ष में झुककर काम करना। आप जान रहे हैं कि मतगणना के दौरान अंदर में आरओ टेबल से लेके बाकी तमाम चीजों पर बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। तो हमने सबको कहा है सजग, सचेत और सतर्क रहना है, कोई बेईमानी नहीं होने देनी है। और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसमें आपको भी ये खबर मालूम होगी कि जिस होटल में इस देश के गृह मंत्री रुके हुए थे, वहां सीसीटीवी कैमरे पर कागज चिपका दिया गया है, अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है और कई जगह हमारे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट है। वो सब लोग लीडर अपोजिशन को वो भेज रहे हैं कि उनको फोन जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी हैं, वो कोई अनैतिक खेल नहीं होने देंगे और हम लोग सरकार बनाने में सक्षम होंगे अगर काउंटिंग के दौरान कोई बेईमानी नहीं हुई। और उसके लिए हम स्ट्रांग रूम की उगरवाही भी कर रहे हैं और काउंटिंग हॉल के समय के अंदर भी और बाहर भी हमारे लोग मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। बिहार को ये लोग हल्के में न लें, बिहार मुकम्मल प्रतिकार। ये जो उगरवाही आप कर रहे हैं जैन जी, तो ये उगरवाही इतना, ये उगरवाही या फिर कहें कि निगरानी आप इतना सख्त रखे हैं ना कि अगर हार भी गए तो ईवीएम को दोष नहीं देंगे, वोट चोरी को दोष नहीं देंगे। ये दोनों दो बातें हैं लक्ष्मण जी। हम कह रहे हैं कि जिन हालातों में मतदान हुआ है, ये चुनावी प्रक्रिया एक हद तक संपन्न हुई है, आखिरी वाला चरण बाकी है, उसमें तो जो आज की तारीख में हकीकी सच्चाई है जमीन पर, उसी दायरे में हम उगरवाही करेंगे ना। वो जितना होना था एडिशन, वो तो इन लोगों ने करवा लिया और कई जगह मान लीजिए कि प्रतिकार करके लोग वोट डाले, तो हमारा संघर्ष है उसमें। चुनाव आयोग कहाँ, वो तो चिड़ निद्रा अभियान चला रहा था, मरे हुए लोगों को उसमें डालो, जिंदा लोगों को उसमें से उड़ाओ, वो तो अपनी जगह। और आगे भी हम एसआईआर जिस तरह से लादा जा रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। बिहार के संदर्र में ही हम अभी बात करना चाहते हैं। आप स्कोप छोड़ के चल रहे हैं, यहाँ पे ग्रे एरिया छोड़ के चल रहे हैं। खैर, ये तो आशंका है
वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है जिसको होम डिपार्टमेंट निभाना चाहता है, और जो होम डिपार्टमेंट का दायित्व है, समझदार प्रवक्ता है, मुझे पता है आप तकनीकी तौर पे बहुत दुरुस्त रहना चाहते हैं और दुरुस्त रहना भी चाहिए प्रवक्ता के तौर पे, अच्छी बात है। हिमांशु जी, दुबे साहब हैं, इनकी मौजूदगी में मैं कोई हल्की बात कैसे करूं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। नहीं, अवैध दुबे साहब तो तब से ऐसे एग्जिट पोल देखे जब हम लोगों ने चुनाव को कवरेज भी नहीं किया, तब से अवैध दुबे साहब का लंबा अनुभव रहा है। अवैध दुबे साहब के पास भी आऊंगा इसको लेकर के, लेकिन एक सवाल हिमांशु जी, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आऊंगा। हिमांशु कुमार सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हैं कि इसमें हमने देखा है कि पूरे एग्जिट पोल में जेडीयू जो है वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है 60 से 70 सीटों को लेकर के। पिछले बार में 43 से अब 60 से 70 सीटों का आना, तो आप लोगों का दबदबा और बढ़ेगा। और जो एक आशंका जताई जा रही थी कि पता नहीं नीतीश बाबू रहें कि नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, अब आशंका खारिज हो जाएगी। देखिए, आशंका तो शुरू से ही निराधार था, लेकिन महागठबंधन के लोग ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, नीतीश जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब नीतीश जी ने इसको उत्तर देते हुए कई रैलियां की, उन्होंने बड़ी संख्या में रैली की, तो जनता के पास ये मैसेज किया कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ पैदा कर रहे थे महागठबंधन के लोग, और मुख्यमंत्री के नाम पे भी ये लोग वही करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे एनडीए में इसको लेकर शुरू से कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन जहां होता है वहां पे अलग से अनाउंसमेंट किया जाता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। हमारे में सभी लोग शुरू से ही ये निर्धारित था कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, और कई एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं उसको इन्होंने अपनी रैलियों में बोला भी कि हम लोग नीतीश जी के चेहरे पे जा रहे हैं चुनाव में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हिडन मीनिंग क्या होता है? कुछ इसमें स्पष्टता है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इसको लेके एनडीए के, बीजेपी के हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, इसको लेके स्पष्ट उन्होंने ये बात जनता के बीच में रखा है। तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं था, और एनडीए है जो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होकर लड़ी है। फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ होता नहीं है, जैसा कि हमारे महागठबंधन के मित्र है जो बोल रहे थे फ्रेंडली फाइट। जनता ये जानती है कि फ्रेंडली फाइट नहीं होता है, संवाद और संघर्ष में अंतर होता है। तो एनडीए के बीच में संवाद था, जिसमें हम लोग समय निर्धारित, जो भी हमारी औपचारिक घोषणाएं रही उसके अनुरूप हमने सीट शेयरिंग की, लेकिन इनमें इतना संघर्ष था कि ये लोग सीट शेयरिंग तक नहीं कर पाए। तो जनता के मुद्दे से इनको सरोकार नहीं था, अगर सरोकार रहता तो ये सीट शेयरिंग कर पाते। तो इससे पता लगता है कि इनमें सिर्फ संघर्ष था, बिखराव था, और यही चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, ईवीएम पे आरोप लगाना, इनका जो शुरू से जो रहा है कि जहां भी चुनाव हारिए वहां पे आप ईवीएम पे दोष दीजिए, चुनाव आयोग पे खुद का अपना सेल्फ एनालिसिस है वो करना नहीं है। जनता के बीच में एक और रहा, जो इनका जो जंगल राज का लेगेसी है, वो जनता के बीच में जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया, और उनका ही योगदान इसमें रहा। हम लोगों ने सिर्फ उसको जनता को दिखाने का प्रयास किया, कर्तव्य निभाया कि जिनको सत्ता में आने का मौका मिला पहले उन्होंने क्या क्या काम किया, ये भी जनता के बीच में जाना चाहिए। तो हम लोगों, लेकिन बाकी काम इनके जयंत जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। जयंत जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। नहीं, हम तो कोई धारणा के आधार पर बात नहीं करना चाहते। आप भी जान रहे हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज सबसे कम है। पलायन अगर रोका गया होता 20 साल में तो सारे प्रवासी लोगों को बिहार आ जाना चाहिए था, अगर इन्होंने जन्नत बना दिया। 65,000 लोगों की हत्या हो गई, 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जघन्य अपराध के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, चाइल्ड अब्यूज के मामले में पहले नंबर पर है। तो ये तो इनके लॉ एंड ऑर्डर की कहानी है। दूसरा, घोटालों में 65,000 करोड़ का घोटाला सिर्फ ऊर्जा विभाग में हुआ है। उसकी आशंका है कि इतना नुकसान होगा, चूंकि अडानी को इन्होंने दे दिया उनकी शर्तों पर बिजली की आपूर्ति के लिए। ये तो आरके सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने कल परसों कहा है। और दूसरा कि 71,000 करोड़ का जो आय व्यय का ब्यौरा ये नहीं दे पा रहे हैं, उस पर इसको कुछ नहीं कहना है। एक ही महिला का प्रसव 3 बार साल में करा के दिखा के लूट लिया गया, गर्भाशय घोटाला। तो ये हमारे बारे में एक गलत चित्र पेश करते रहे। जी नहीं, इन्होंने अभी जो कहा उस पर मैं कह रहा हूं। चुनाव में उठा है, लेकिन एग्जिट पोल में उसका रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है। पता नहीं जनता इन सारे चीजों को क्यों नहीं बाई कर पाई, ये एक अलग मुद्दा है बहस का। धनंजय गिरी साहब, मैं थोड़ा सा एग्जिट पोल पे आऊं। धनंजय गिरी साहब, मैं एक एग्जिट पोल के एक बारीक विश्लेषण में आऊं तो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को बहुमत यहां पे मिल रहा है, लेकिन जब सीट वार हम देखते हैं गठबंधन के हर पार्टी का, तो बीजेपी की सीटें थोड़ी सी कम होती दिख रही है। तो इस जीत में क्या माना जाए, ये
पूरे गठबंधन की जीत है या फिर यहाँ पे नीतीश कुमार के प्रति लोगों की आसक्ति अभी भी इतनी है कि एनडीए को इतना ज्यादा बहुमत मिल रहा है? लक्ष्मण जी, भाजपा एनडीए की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की, उनकी नीति नहीं, लेकिन सीटों का बंटवारा तो बराबर बराबर किया था आप लोगों ने, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? अब हमारी ये 5 उंगलियां हैं, अब इसमें से कौन छोटी और कौन बड़ी, ये विश्लेषण का विषय थोड़ी है। ये 5 उंगलियां मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनी, 5 दल हमारे हैं, 5 दलों को मिलकर सरकार हम बनाने चले हैं। अब उसमें किसका कितना रहा, किसका कितना योगदान रहा, कौन बड़ा रहा, कौन छोटा रहा, ये सब विश्लेषण करना आपका काम है। ये बिहार को बदनाम करने वालों की हार है, झूठे प्रचार करने वालों की हार है, झूठा वादे करने वालों को जनता का करारा तमाचा है, ये देश को लोकतंत्र को बदनाम करने वालों की हार है। और ये जनता का भर भर कर प्यार है, हमें आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। हम लोगों ने जो काम किया है, जो जनता के बीच में जाकर के सेवा की है, न झूठे वादे, न कोई छल, न प्रपंच, न कोई नौकरी, हर घर को सरकारी नौकरी देने जैसे कोई नौकरी किया है। जो किया है, जो कहा है, जो बातें कही है, जो जनता के सामने सर झुका करके जनता ने देखा है, हमारे सच पर जनता ने स्वीकारोक्ति की मोहर लगा दी है। अब इसका विश्लेषण करते रहिए, अब विश्लेषण हम 5 साल भी और करेंगे। और कहते हैं ना कि कुपत कुपत्र दौड़ता पर उपदेशक कौन है, लाज ल जाती जिसकी कीर्ति घृत उपदेशक हुआ है। भाई राजद जैसे लोग भी लोकतंत्र पर और तमाम चीजों पर और अपहरण बलात्कार और तमाम चीजों पर भाषण देने लगे हैं, तो लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारे दौर का लोग। ये 20 सालों के कार्यकाल में एनडीए को भारी मतों से जो चुनाव जीत रहा है, इसका कारण है जनता का विश्वास, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों में विश्वास, एनडीए में विश्वास। और कौन कितनी सीटें पा गए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम जो एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट आएंगे तो हमें विश्वास है कि हम इससे भी आगे जाएंगे, बहुत मजबूती के साथ आगे जाएंगे। हालांकि 2 बातें जो आपने कही धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी जी 2 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। पहली बात कि ठीक है सीटें ऊपर नीचे होंगी लेकिन एकजुटता के साथ हम आगे यहाँ पर जाएंगे। और दूसरी बात कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के कार्यकाल को लोग भुला भी नहीं पाए, उसको याद कर रहे थे और फिर याद करके आपकी तरफ आ रहे थे। मैं इस सवाल का जवाब लेकर के मैं आऊंगा अभय दुबे जी आपके पास, लेकिन अवधेश कुमार जी आप इस विश्लेषण को देखें तो जो एक शक जाहिर किया जा रहा था कि नीतीश कुमार बीमार हैं, 20 साल से शासन में है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मुझे तो दिखने से ऐसा लग रहा है कि 2020 को भी पार कर गई उनकी लोकप्रियता, अगर एग्जिट पोल भरोसा करें तो। नहीं देखिए, पहले भी आपके यहाँ जब हम लोग डिबेट में बैठे थे तो मैंने कहा कि जब वो आरजेडी के साथ गए थे उसके बाद जो कुछ उन्होंने बयान दिया था उसमें असंतुलन दिखाई देता था और वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था, अन्य दलों ने मुद्दा बनाया था। लेकिन जब दूसरी तरफ आ गए हैं तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाया। अब इसके कारण की तलाश करनी पड़ेगी कि उधर जाने से वो इतने तनाव में कैसे थे, किस प्रकार से भाग देने लगे थे, कैसे जो है खड़ा होकर विधानसभा में किसी को डांटने लगे थे, वो एक कारण रहा होगा। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अत्यंत ही बुद्धिमता पूर्वक नीतीश कुमार जी की छवि को ठीक से एक पॉजिटिव वे में प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खड़ा होकर कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। फिर उसके बाद जो लोग पहले बोल रहे थे कि नहीं विधायक दल चुनेगा, उसके आवाज में परिवर्तन आने लगा और फिर नीतीश जी की प्रशंसा हुई और नीतीश जी ने बार बार कहा कि अब हम उधर जाने वाले नहीं हैं। तो वो एक छवि उनकी बनी थी। दूसरा यह है कि बिहार के अंदर जो बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आज पलायन कहते हैं, उसकी तीसरी पीढ़ी, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, बहुत सारे तीसरी पीढ़ी है। आज की स्थिति में सामान्य नौकरी के लिए, सामान्य रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, इन सब के लिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन बिहार में तो काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। तो जो पहले से वहां है, जिनकी दूसरी पीढ़ी है, वो जाते आते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी इस बार आगे बढ़ रही है। एनडीए, कोई भी गठबंधन जो है, खासकर एनडीए जो मैंने देखा, इनमें कंपटीशन नहीं था कि कौन कितनी सीट जीतेगी। गठबंधन को जीतना चाहिए, उसमें सब सबके लिए प्रचार कर रहे थे।
नहीं, उसमें एक बात और देखिए, जब नीतीश कुमार ने एलजेपी के उम्मीदवार के विरुद्ध नालंदा और सनवर्षा में उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया, लेकिन जब वो प्रचार में जाते थे तो एलजेपी उम्मीदवार दूसरी जगह थे, उनका भी प्रचार कर रहे थे। वो ये नहीं था कि हम केवल जनता दल यू का प्रचार कर रहे थे, उनके पूरे को देखेंगे तो उसमें एलजेपी के भी है, हम के भी है, बीजेपी के भी है, जनता दल यू के भी है। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जा रहे थे तो सभी और जा रहे थे। तो ये एक गठबंधन के अंदर था, और जेडीयू आगे हो, बीजेपी आगे हो सकता है जेडीयू, क्योंकि भारतीय जेडीयू के उम्मीदवारों को लेकर इस समय जेडीयू के पार्टी में कोई समस्या नहीं थी, बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर थोड़ी बहुत समस्या थी, लेकिन वो जो एक शायद यही वजह है कि एग्जिट पोल में एग्जिट पोल में इसकी झलक यहाँ पे दिख रही है। अभय दुबे साहब, दो चीजें हैं जो अभी कह भी रहता है अवधेश जी, कि नीतीश कुमार की जो कमजोरियां उभर कर सामने आ रही थी चुनाव से 6 महीने पहले तक, उन कमजोरियों को दूर करने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने युवा चेहरे के बदौलत अपनी विरासत वाली धब्बे को नहीं धुला पाए, और शायद ये एक बड़ी वजह रही है। और ये चीजें हो जाती तो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ते। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है तो वो तभी सत्ता परिवर्तन होगा जब पिछले चुनावों का जो वोटिंग पैटर्न है वो टूटे। पिछले चुनावों में जिन सामाजिक समूहों ने पार्टियों के साथ अपनी राजनीतिक निष्ठा व्यक्त की है, अगर वो राजनीतिक निष्ठा 10, 5, 15, 20, 25, 30% कहीं बदलेगी नहीं तो फिर वही परिणाम निकलता रहेगा जो कि पिछले लगातार निकल रहा है। नीतीश कुमार जिधर होते हैं उधर सत्ता जुड़ जाती है। नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ था हम लोग जानते ही हैं। अब जब उधर आ गए तो फिर वो लोग अच्छा चुनाव लड़ते हैं, सम्मानजनक सीटें प्राप्त करते हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के लिए अभिशप्त हैं। देखिए, बिहार के चुनाव के केंद्र में अति पिछड़ा वोट है, पहले भी था, आज भी है। अति पिछड़ा वोट जब तक नीतीश कुमार को अपना बड़ा नेता मानता रहेगा, अधिकतम वोट नीतीश कुमार के जरिए अगर एनडीए को मिलता रहेगा, तब तक यही पैटर्न रहेगा जो पैटर्न आज मौजूद है। इस बार महागठबंधन ने एक कोशिश दिखाई कि हम उस अति पिछड़ा वोट का एक हिस्सा अपनी ओर खींच सकें। मुझे नहीं पता कि वो खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे, मेरे पास इसका कोई जरिया नहीं है जानने का, लेकिन अगर वो नहीं खींच पाएंगे तो वो जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर मैं मानता हूं एक और फैक्टर अभय सर, एक मिनट बंधु, उनके पास मुसलमान, यादव और थोड़ा बहुत कुछ और वोट मिलाकर अच्छा खासा वोट है महागठबंधन के पास। उसमें अगर केवल 10 से 20% अति पिछड़ा वोट भी अगर उसमें जुड़ जाए तो वो आराम से अपना बहुमत बना सकते हैं। वही जो अति पिछड़ा वोट है वही अंतर का काम करता है हर बार। और चूंकि नीतीश कुमार के प्रति उस अति पिछड़ा के मन में हमदर्दी होती है, नीतीश कुमार ने मेहनत करके 20 साल में उसको अपने साथ जोड़ा भी है। राष्ट्रीय जनता दल तो पहली बार कोशिश ये कर रहा है, तो हो सकता है इस पहली कोशिश में उनको कामयाबी न मिले, लेकिन वही है केंद्र में, उधर जाएगा उसका एक हिस्सा तो महागठबंधन सत्ता में आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं, कई लोग अभय दुबे सर, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विश्लेषक या ग्राउंड पे जो लोग गए कि अगर आरजेडी अकेले लड़ जाती ना तो शायद इससे बेहतर परफॉर्म कर देती। देखिए, आरजेडी जानती है कि अगर वो अकेले ही लड़ेगी तो वो ठीक है, उसके पास वोट है, सीटें वो जीत जाएंगे, कुछ मतलब 50 सीट जीत जाएंगे, 55 सीट जीत जाएंगे, 60 भी जीत सकते हैं सीटें। पिछली बार 77 जीती नहीं सीटें, तो वो कोई बात नहीं है, वो बड़ी पार्टी है, हमेशा अच्छे परिणाम निकालेगी। लेकिन अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं तो उन्हें अपने एमवाई गठबंधन में प्लस करना पड़ेगा, उसका सामाजिक विस्तार करना पड़ेगा। उस सामाजिक विस्तार की पिछले चुनाव तक तो उनके पास नीति ही नहीं थी। इस चुनाव में कम से कम वो नीति लेकर उसमें आए हैं। अब वो नीति कहां तक कामयाब होगी ये 14 तारीख को मालूम पड़ेगा। ये कहां तक हो पाए, नीति सफल हो पाई, ये मालूम पड़ेगा जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन सबकी नजरें टिकी थी कि हर क्षेत्र के हिसाब से क्या हो रहा है, चाहे भागलपुर की बात करें, सीमांचल की बात करें, भोजपुर की बात करें, मगध, मिथिला, तिरहुत की बात करें, तो यहाँ पे क्या कुछ निकल कर आया। चूंकि बिहार एक राज्य होने के बावजूद वोट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बटा हुआ, वो भी आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल में आखिर क्षेत्रवार क्या कुछ संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं। और इस चर्चा को आगे जारी रखें, कहीं लौटिएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के, और बिहार चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से, उस पर हम लोग चर्चा की, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आए। तो ये क्षेत्रवार आपको पहले एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे, फिर हम लोग अपने गेस्ट से चर्चा जारी रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्रवार के हिसाब से देखें तो भागलपुर, भोजपुर, सीमांचल, मगध, मिथिला, ये जो चीजें हैं इस पे हम लोग जो है सो दिखाएंगे आपको एग्जिट पोल के नतीजे। तो इसमें भागलपुर को देखें, भागलपुर वाले क्षेत्र में एनडीए को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो पहले 2020 में 18 सीटें यहां पर होती थी। महागठबंधन को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां भी दिखाया जा रहा है, जो पहले 8 सीटें यहां पर हुआ करती थी। तो महागठबंधन को भागलपुर क्षेत्र में यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है अच्छी खासी। भोजपुर इलाके में एनडीए को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भोजपुर इलाके में 11 सीटें एनडीए को पहले यहां मिला करती थी। महागठबंधन को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है भोजपुर क्षेत्र में, जबकि यहां पे 34 सीटें भोजपुर में थी पहले महागठबंधन को। तो यहां भी भागलपुर की तरफ भोजपुर क्षेत्र में महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सीमांचल 25 से 35 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहां पे 22 सीटें थी। तो एनडीए को सीमांचल क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। महागठबंधन को सीमांचल क्षेत्र में 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जबकि यहां पे 10 सीटें थी। तो मुश्किल या तो बराबर रहेगा महागठबंधन या फिर थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिखेगा महागठबंधन को। लेकिन अच्छी बात, ये एक बड़ी बात यह है कि सीमांचल क्षेत्र में 25 से 30 सीटें एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। मगध में 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है एनडीए को, जबकि मगध क्षेत्र में यहां पे 17 सीटें यहां पे थी। तो यहां भी मगध क्षेत्र में भी एनडीए को अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महागठबंधन को 15 से 25 सीटें यहां मिलता हुआ दिख रहा है। तो मगध क्षेत्र में पहले 30 सीटें थी, तो मगध क्षेत्र में यहां पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मिथिला क्षेत्र में एनडीए को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 24 सीटें पहले थी। तो मिथिला क्षेत्र में भी इनको अच्छी खासी बढ़त मिलती दिख रही है एनडीए को, जबकि महागठबंधन को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, पहले 12 सीटें थी। तिरहुत में 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है एनडीए को, जबकि यहां पे 33 सीटें थी। तो तिरहुत में थोड़ा बहुत नुकसान होता दिख रहा है, पता नहीं क्यों, इस पर चर्चा करेंगे शो में। 10 से 20 सीटें महागठबंधन को मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो क्षेत्रवार रहा। एक और बात जो बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या होगा। एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा, वहां पर क्या होगा। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एनडीए को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महागठबंधन को 10 से 20 सीटें और जेएसपी को यानी जन स्वराज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। अदर्स को 3 से 8 सीटें। जहां जहां ऐसे क्षेत्र जहां पे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट के रिवीजन का असर पड़ने की संभावना थी, वहां पे एनडीए को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को यहां भी कोई खास सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अदर्स को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। शुरुआत में करूंगा अवधेश जी आपसे। एनडीए को 30 से 40 सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी यहां पे मिल रहा है, और सीमांचल क्षेत्र में भी यहां पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनडीए को क्या फैक्टर काम किया, वहां पोलराइजेशन हुआ ऐसा माना जाए? देखिए, एनडीए पिछली बार जो 24 सीटें हैं सीमांचल में, उसमें से 7 सीट केवल महागठबंधन के पास था और 12 सीटें इधर थी। तो पिछली बार भी वो बढ़त थी, और उसका कारण था कि असदुद्दीन ओवैसी ने काफी वोट उधर काटे थे। उनको जो 11-12% वोट था वो उसी क्षेत्र में मूलतः मिला था। तो इस बार ऐसा लगता है कि ओवैसी ने बहुत ज्यादा नहीं काटा, लेकिन कुछ वोट काटा है। दूसरा ये हुआ है कि जहां दोनों ओर के कई पार्टियों के, जहां जन स्वराज के भी मुसलमान उम्मीदवार हैं, इनके भी मुसलमान उम्मीदवार हैं, तो थोड़ा बहुत वोट बटा होगा। क्योंकि मुसलमान जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं हो वहां उनका वोट बढ़ जाता है थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जहां उम्मीदवार होगा वहां उनका वोट बढ़ता नहीं है। तो मुसलमान बहुल तो नहीं है, ऐसी सीटें जहां मुसलमानों का प्रभाव है कि वो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसमें सारी सीटें होंगे। लेकिन सीमांचल के क्षेत्र में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है, वो पिछली बार भी था, 3-4 सीटें बड़ी होंगी। देखिए, इस समय देश के स्तर पर जो वातावरण है, और भारतीय जनता पार्टी के मैं बार बार कहता हूं
कि पूरे भारत में हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित जो राष्ट्रवाद है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक बेस बैंक, वोट बैंक पूरे देश में है। वो वहां भी है जहां वो हारती है। बिहार में भी ये 10-11% वोट है उसका, जो ठोस वोट बैंक है वो हर जगह कायम है। और इन क्षेत्रों में आपको बता रहा हूं, जैसे बिस्फी क्षेत्र है आपका, केवटी क्षेत्र है जो कि आप मुस्लिम प्रभाव, तो वहां के यादवों को वहां के मुसलमानों के साथ समस्या है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं। बिस्फी में बहुत बड़ी संख्या में 80% से ज्यादा यादव वहां बिस्फी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल को वोट देते हैं। मैं क्षेत्र में गया था, केवटी में भी वही स्थिति है। तो वहां आरजेडी का समीकरण टूटता है। जहां भी वो स्थिति है जहां मुस्लिम अच्छी संख्या में है और जहां थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां यादव वोट भी बीजेपी की तरफ जाता है। ये इसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ गया है। वो कई सारे सीटों पे दिखा, कई सारे सीटों पे, कई सारे क्षेत्रों में मैं भी घुमा तो ये चीज दिखा। अवधेश जी, इसको कैसे MY फैक्टर, जो महागठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती थी, जो आप अभी कह भी रहे थे, जो उनका वोट बैंक है वो कितना इंटैक्ट होता है, उसमें प्लस कितना करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां पे मुसलमान और यादव दोनों हैं वहां पे एकजुटता नहीं दिखी और यादव मुसलमान की वजह से छिटक कर चले आए कुछ हद तक भाजपा या NDA की तरफ। NDA के पक्ष में वोट गया है। मैं स्वयं यादवों के पास गया, बोले कि यहां हम कैसे दे देंगे, यहां तो बिल्कुल ये चीज कई ग्राउंड पे लोगों ने कहा। अभय दुबे सर, अब मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं कि अपने वोट बैंक के MY प्लस करने की बजाय यहां MY माइनस हो रहा है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी एक समुदाय का 100% वोट किसी एक पार्टी को मिले, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी समुदाय के 60%, 50, 65%, 70% वोट किसी एक पार्टी को मिलते हैं तो माना जाता है कि वो उस पार्टी की, वो पार्टी उस समुदाय की पार्टी है, वो समुदाय उसका समर्थन करता है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण पार्टी है। इसका ये थोड़ा ना कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण का 100% वोट उसको मिल जाता है। ज्यादातर वोट उसको मिलता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल अच्छे ऊंची जात के उम्मीदवारों को लड़ाएगा तो वो लोग भी उसका वोट काटेंगे, उधर भी वोट जाएगा उसका। तो इस तरीके से नहीं चुनाव होता है कि 100% को वोट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास भी यादव नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी यादव उम्मीदवार खड़ा कर देगी तो उसको यादवों को वोट क्यों नहीं मिलेंगे, या ऐसे उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं इसके यादवों के साथ अच्छे संबंध हो, उसके उसको वोट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, ये जो एग्जिट पोल है, इसमें आप एक बात देखिए कि इसमें जो छोटी पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वो NDA में हो चाहे वो महागठबंधन में हो, उन छोटी पार्टियों के प्रभाव क्षेत्र को ये एग्जिट पोल टैप कर पाने में असमर्थ रहा है। ये मानना कि छोटी पार्टियों को कोई सीट ही नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उनको, सारी की सारी बड़ी पार्टियां जो हैं, 3 बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में ही सारी सीटें बढ़ जाएंगी, ये तो मानना उचित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति का स्वभाव भी ये नहीं है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका भी महत्व है, वो लोग भी चुनाव जीतेंगी कई जगह पे, और वो ये एग्जिट पोल कुछ बता ही नहीं रहा है उस बारे में। इसमें धनंजय गिरी साहब, एक सवाल मैं लेकर आपके पास आऊँ, उसमें जयंत जिज्ञासु जी के पास जाऊंगा कि हमेशा एक जो कह सकते हैं कमजोर कड़ी या फिर भाजपा की कमजोरी लोग जब गिनाते थे तो वो कहते थे कि भाजपा के पास कोई उतना मजबूत चेहरा नहीं दिखा। नीतीश कुमार हैं, वो एक चेहरा थे पूरे NDA के, वो चेहरा नहीं दिखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, PM मोदी ने इस चेहरे की भरपाई यहाँ पे की। तो आपको लगता है कि ये एक प्लस फैक्टर रहा कि मोदी का जादू वहां पे ज्यादा चला? लक्ष्मण जी, देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता है, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी स्वीकार्यता है। इसमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, लंबे समय से उन्होंने काम किया। लेकिन सबको तो ये पता था ना कि नरेंद्र मोदी तो बिहार के मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आपके पहले ही मैंने ये बात बता दी ना लक्ष्मण जी, ये तो पहले आपने सवाल ही गलत किया। आपके पहले ही मैंने बता दिया था कि नरेंद्र मोदी देश के माने हुए नेता हैं, क्योंकि देश में उनका प्रभुत्व है, और बिहार में नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री, 20 वर्ष से उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विकास की गाथा लिख रहा है। और हमारा NDA की सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों में नेशन है। NDA के नेता हैं दोनों, और हमारे दोनों नेता हैं। अब आप हमसे पूछिएगा कि दोनों आंखों में से कौन ज्यादा प्रिय है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा।
क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं बिहार की जनता और हमारे सारे कार्यकर्ता दोनों को उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं, और हमारा एक नेचुरल अलायंस है। हम लोग सालों से, लंबे समय से, आप देख लीजिए सीटें किसकी कम ज्यादा, आपकी भी आप बात कर रहे थे, किसकी सीटें कम आई किसकी ज्यादा, ये भी हमारे यहाँ मैटर नहीं करता। ये स्वाभाविक गठबंधन है आपस में मिलजुल करके, जिसको चेतना के केंद्र में प्रदेश है और राष्ट्र है। और अगर दूसरे तरफ आप जाएंगे, जो इतना हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें एक चीज बस आप जोड़ दीजिएगा कि अगर आप महागठबंधन में दो चीजें देख लीजिए। एक चीज आप बताइए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, एग्जैक्ट संख्या बता दीजिए, और प्रदेश में कितनी सीटें ये बता दीजिए। पर आप देखिए साहनी जी की लास्ट में सभाएं कैंसिल होने लगी, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं इसकी स्पष्टता ही नहीं थी। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने चुनाव का अंतिम प्रचार दौर खत्म होने के पहले ही जंगल सफारी को निकल गए कि अब किसी को नजर नहीं आए। तो जो उधर एक तरफ बिखराव था और दूसरी तरफ ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ गठबंधन था, तो लोगों को दिख रहा था, लोगों को दिख रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था पब्लिक के बीच। जी जी, नहीं, ये तो धनंजय जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें क्या अस्वाभाविक है, इनसे यही अपेक्षा रहती है इनकी पार्टी की, तो उस लाइन को ये टो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ठीक बात कर रहे हैं कि वैश्विक स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी जी के, इसीलिए अब की बार ट्रंप सरकार करने चले गए दूसरे देश में, ऐसा भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया था। और ट्रंप लगातार हमारे साथ क्या क्या सलूक कर रहा है, बददिमाग आदमी हमारे देश की संप्रभुता को मुंह चिढ़ा रहा है। तो ये तो खैर इनकी एक ग्लोबल जो इनका एक प्रायोजित डंका है वो बजता रहता है, लेकिन बिहार तो एक अद्भुत जगह है और बड़े परिवर्तनों का साक्षी रहा है। और इस बार आप जानिए कि बिहार में एक बदलाव जो है वो सकारात्मक परिवर्तन जो है वो होने जा रहा है, और बिहार के नवनिर्माण के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और कोई इफवट नहीं, हम कभी प्रलाप नहीं करेंगे इनकी तरह कि 2025 के पहले क्या क्या हुआ, जैसे ये कहते रहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। हमने तो 7 विश्वविद्यालय खोले, 3 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ दिए, 2 का परिसर हमने खोला। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित हो, पेपर लीक नहीं हो। 17 महीने हम भी सरकार में रहे, एक पेपर लीक नहीं हुआ, और समय पर हमने नतीजे जारी किए। तो ये तो बुनियादी यहाँ की जरूरत है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाना ये तो बिहार का हक है, और बिहार के किसानों के जेब में कभी उनका उचित प्राप्य नहीं गया है, जबकि इतनी जरखेज जमीन है, सिंचाई की कमी नहीं है। तो ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? अब ये सारी जयंत जी, ये सारी चीजें अब जो है सो चुनाव पर वोटिंग से पहले करते तो ज्यादा फायदेमंद होता है यहाँ पे। नतीजे चूंकि हमारे पक्ष में आएंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। एक मुद्दा है, उसके बिना चर्चा अधूरा रहेगा। तो मैं छोटे छोटे जवाब चाहूंगा अवधेश जी और अभय दुबे जी आपसे। जन स्वराज पार्टी का क्या मामला है? उसको जिस तरह से हाइप क्रिएट हुआ, टीवी पे बहुत ज्यादा दिखे, बड़े बड़े दावे करते दिखे, लेकिन सीट मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अभय दुबे जी पहले आप। देखिए, बिहार जन स्वराज पार्टी की जो राजनीति है वो ऊपर से देखने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन बिहार उस ऐसी राजनीति के लिए एक कठिन राज्य है। ऐसी राजनीति के लिए ऐसे दिल्ली ऐसी जगह हो अगर, तो वहां ज्यादा आसानी मिल सकती है। तो उनको अभी अपना कदम जमाने में समय लगेगा। अगर वो निराश ना हो और कदम जमाने में समय लगेगा। अवधेश जी? हाँ, तो आगे जाकर उनका हो सकता कोई लाभ हो, लेकिन अभी समय लगेगा उनको काफी। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद प्रशांत किशोर भी इस बार का चुनाव नहीं लड़ रहे, तो आगे की तैयारी कर रहे थे। अवधेश जी? नहीं, प्रशांत किशोर जी का चुनाव न लड़ना भी उसका एक बड़ा कारण है कि लोगों का आकर्षण नहीं हुआ कि जब नेता ही युद्ध भूमि से बाहर चला जाएगा तो उसके सेनानी के पक्ष में कौन खड़ा होगा। लेकिन बिहार में न तो सरकार के विरुद्ध उतना असंतोष था जैसा वो बता रहे थे, ना विपक्ष इतना फेल हो गया था कि वो जो विरोधी हैं वो बीजेपी, अगर जो भाजपा और जेडीयू के विरोधी हैं उनको विश्वास हो जाता कि आरजेडी और उसके बाकी साथी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू के मुकाबला करने में फेल हो गई है पूरी तरह, तो आ जाते हैं। ये दोनों स्थिति नहीं थी वहां, तो ये दोनों स्थिति नहीं थी जो उनके अनुकूल हो। हिमांशु कुमार सिंह, एक संक्षिप्त में, हिमांशु कुमार सिंह संक्षिप्त में 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर भले ही सीट ना जीते हों, लेकिन कई सीटों पर वोट काट करके आपको नुकसान पहुंचाएं? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि उनको जन समर्थन शुरू में मिला था जब वो युवाओं का मुद्दा उठाए थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये जो महागठबंधन या तो एनडीए गठबंधन, यही दोनों चीजें रह गई युद्ध में, तो उनका फिर धीरे धीरे आधार है वो खत्म हो गया।
फिर उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बहुत सारे जो उम्मीदवार थे, वो भी उनको छोड़ के बाहर दूसरे जगह जा। बिल्कुल, हालांकि इसमें अभय दुबे साहब ने बड़ा सही कहा कि प्रशांत किशोर जी के लिए अभी बिहार की जो राजनीति है उतनी उपजाऊ नहीं है। हो सकता है कि ऐसे ही मेहनत करे तो आगे चल के कुछ पैर जमाने में कामयाब होता हुआ दिखे। एक शुरुआत भले ही उन्होंने की, इस बात का एहसास शायद उनको भी रहा हो, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो आपको सबके सामने 14 नवंबर को बिल्कुल फाइनल नतीजे आएंगे। उसके बाद तय होगा कि आखिर बिहार में नई सरकार की तस्वीर क्या होगी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।